बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मुल्क में एक तरफ सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार है। मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से ये दावा सामने आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम असम्बलियों से इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार है। अगरचे पीटीआई ने इस बयान को मुस्तरद कर दिया है, इसकी नफ़ी कर दी है, लेकिन इसके बावजूद इस तरह के बयानात से गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार है और बढ़ रही है। फिश की रिपोर्ट हमारे सामने है, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब का बयान हमारे सामने जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन की बात करते हैं। दूसरी जानब जो सियासी माहौल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जारहाना सियासत रखे हुए है और हुकूमत की तरफ से भी ऐसे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की सोच पर हुकूमत अभी भी बरकरार है। अगरचे उनको अपने इत्तेहादियों की जानिब से कोई सपोर्ट नहीं मिली, लेकिन आज भी अगर आप देखें अता तारड़ साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत पर जो वार किए, जिस तरह की बातें की, ऐसे लगता है कि पाबंदी का मामला अपनी जगह पर अभी भी मौजूद है। अता तारड़ साहब का कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा इंतशार की सियासत करती है, लाशों की तलाश में रहती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया है। उनकी सियासत रियासत मुखालिफ है और उनकी सियासत और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। तो ये तमाम बयानात को अगर इकट्ठा करके देखा जाए तो यूँ लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर से पाबंदी की तलवार अभी नहीं हटी, लेकिन देखना होगा कि इत्तेहादी बाकी हुकूमत का साथ देंगे इस अहम तरीन मामले पर या नहीं। जो दूसरा बड़ा मामला है हुकूमत के लिए, वो मुआशी चैलेंज है, क्योंकि मईशत जिस दहाने पर पहुंची हुई है और बिलखुसूस अगर बिजली के निर्खों की बात करें, अवाम बेबस है, अवाम सरापा एहतजाज भी है, जो ओवर बिलिंग हो रही है। उस बिल में हम बिजली की कितनी कीमत अदा करते हैं और उन गलत मुआहदों और गलत पॉलिसियों का कितना बोझ आम आदमी पर डाला जाता है, ये बहस एक बार फिर आजकल उरूज पर है। और इस बहस में बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जो माजी की हुकूमतों ने की, लेकिन सिर्फ माजी की हुकूमतों पर जिम्मेदारी डालने से तो ये मामला हल नहीं होता। आज की हुकूमत क्या कर रही है, कुछ उस हवाले से भी हम बात करेंगे। अगर हम गौहर एजाज साहब की बात करें जो कि इंटरिम मिनिस्टर थे, उन्होंने सोशल मीडिया पर IPPs के गलत मुआहदों की निशानदेही की, जिस पर लगारी साहब जो अभी वजीर हैं तवानाई के, उनकी जानिब से उनको तनकीद का निशाना बनाया गया और उसके बाद ये बहस चल निकली है। और गौहर एजाज साहब ने बहुत सारे अदाद शुमार भी सामने रखे और ये अदाद शुमार को नए नहीं हैं। पाकिस्तान में एनर्जी सेक्टर पर काम करने वाले बहुत सारे लोग जानते हैं कि हमने IPPs के मुआहदों में ऐसी संगीन गलतियां की हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत को मुसलसल नुकसान हो रहा है। ऐसे भी पावर प्लांट्स मौजूद हैं जहां से हम 750 रुपये फ़ी यूनिट हम बिजली खरीद रहे हैं, यानी कि हुकूमत खरीद रही है। और जो कोल पावर प्लांट्स हैं 200 रुपये फ़ी यूनिट, और विंड और सोलर की जो 50 रुपये फ़ी यूनिट कीमत है वो हुकूमत अभी अदा कर रही है। उनका ये भी कहना था गौहर एजाज साहब का कि हुकूमत एक प्लांट को 15% लोड फैक्टर पर 40 अरब रुपए की अदायगी कर रही है। अब ये किसके प्लांट्स हैं, किसको फ़ायदा दिया जा रहा है और क्यों हम ये कर रहे हैं? बहुत सारी कैपेसिटी पेमेंट हम ऐसे प्लांट्स को भी कर रहे हैं जिसमें बिजली पैदा नहीं हो रही, यानी कि अब 4 IPPs ऐसे हैं जिनको बिजली की पैदावार के बगैर माहाना 10 अरब रुपए दिए जा रहे हैं। सिर्फ 3 प्लांट्स के लिए 300 अरब रुपए बनते हैं। अगर हम 17% लोड फैक्टर पर 120 अरब रुपए की बात करें, 15% लोड फैक्टर पर 140 अरब रुपए की बात करें और 22% लोड फैक्टर पर 100 अरब की अदायगी की जा रही है गौहर एजाज साहब के मुताबिक। और अब वो ये भी कह रहे हैं जी कि जो करप्ट लोग थे और जो करप्ट ठेके हुए हैं, बाद इंतज़ामी और नाअहली की वजह से हमें बिजली 60 रुपये फ़ी यूनिट बेची जा रही है। और अब ये 40 ख़ानदान हैं जिनके साथ ये मुआहदे हैं और अब सबको इन ख़ानदानों के ख़िलाफ़ उठना पड़ेगा। तो ये हुकूमत के ऊपर एक बड़ा दबाव है। हुकूमत कुछ गौर ख़ौज़ भी कर रही है, जो बिजली के मौजूदा मुआहदे हैं उनको रीनिगोशिएट करने के लिए हुकूमत के पास वाकई स्पेस है या नहीं है, हमें ये भी देखना होगा। फिर हमने ये जो कैपेसिटी पेमेंट करनी है, बिजली जो हम पैदा कर सकते हैं उसको पैदावारी ज़रूरियात के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये भी एक सवाल है। और फिर हम ये भी देख रहे हैं कि सनतकारों की तरफ से, ताजर बरादरी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जिस रेट पर बिजली उनको दी जा रही है उसमें बिजनेस करना मुमकिन नहीं है। एक तरफ सियासी बहरान है, एक तरफ माशी बहरान है, और माशी बहरान में जो बिलखुसूस IPPs का मामला है उससे हुकूमत कैसे डील करेगी, आज के प्रोग्राम में कुछ हम खुसूसी तौर पर उस हवाले से बात करेंगे। और पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर तैमूर रहमान साहब, माहिर मुआशात हैं, SM तनवीर साहब साबिक चेयरमैन एप्टेमा के और साबिक सूबाई वज़ीर हैं, और मुल्क के मारूफ माहिर मुआशात डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है SDPI के, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन की बातों पर तबसरा करने के लिए अहमद बिलाल महबूब साहब जो कि सरबराह हैं पिल्डर पाकिस्तान के, हमारे साथ मौजूद होंगे। तैमूर रहमान साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। आपको लगता है कि ये बहस अब बड़ी हैरत अंगेज़ लग रही थी मुझे कि आज हम ये बात एक बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर नहीं कह पा रहे कि ये मुआहदे गलत थे
इन मुआहदों को रिव्यू होना चाहिए या हम इनको डिफेंड करते रहेंगे? आप आईपीपीज के सारे मामले को किस तरह से देखते हैं? देखिए जी, अगर मैं आपसे या नाज़रीन से ये कहूँ कि आपको मुझे 2 ट्रिलियन रुपीस देने हैं और इसके बदले में मैं आपको कुछ भी नहीं दूंगा, कोई चीज़ नहीं बेचूंगा, तो आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे कि ये तो बड़ी अजीबो-गरीब किस्म की बात है, बड़ा अजीबो-गरीब किस्म का घाटे का सौदा है। मगर हुकूमत पाकिस्तान ने बिल्कुल यही सौदा किया है आईपीपीज़ के साथ कि इस साल हमें उनको 2 ट्रिलियन रुपीस की कैपेसिटी पेमेंट्स देनी है, जिसके एवज़ हमें कुछ नहीं मिलता। ये 2 ट्रिलियन रुपीस बजट के हिसाब से आप देखें कि टोटल बजट है 18 ट्रिलियन रुपीस का, यानी 2 ट्रिलियन रुपीस हुआ 11% पाकिस्तान के एनुअल हुकूमती बजट का। यानी 11% बजट आप ऐसी चीज पे खर्च करें जिसके बदले में आपको कुछ भी नहीं मिल रहा। तो कोई भी बंदा अगर मुझे आके ये कहे कि ये तो बड़ा अच्छा सौदा है, तो मेरा ख्याल है मैं तो यही कहूंगा कि वो एदाद शुमार को दोबारा से देखे। इसकी वजह से बिजली महंगी हो रही है, जिसकी वजह से पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है, और इसके साथ साथ जो पब्लिक सेक्टर पब्लिक फाइनेंस के प्रॉब्लम्स हैं वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं। कंज्यूमर को 70 रुपए से बढ़कर रेट पड़ता है, मिलता है बिजली का फी यूनिट, और इतनी गर्मी के अंदर। और मजीद ये कि हमें ये चाहिए भी नहीं इतनी सारी बिजली, क्योंकि हम तो 13,000 मेगावाट बिजली इस्तेमाल करते हैं। हमारी कैपेसिटी जो है वो तो 43,000 मेगावाट के करीब है। तो इतनी सारी बिजली आपने क्या करनी है? तो इन कॉन्ट्रैक्ट्स को फौरन से पहले रीनेगोशिएट करना चाहिए, खास तौर पे वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि पाकिस्तानी नेशनल्स के साथ हैं, क्योंकि अब आईपीपीज की अक्सरियत इनफैक्ट फॉरेन ओन कंपनीज नहीं है, बल्कि तकरीबन आधी आईपीपीज तो ऐसी हैं जो कि पाकिस्तानियों की बनाई हुई हैं, फिर कुछ चाइनीज हैं और फिर बाकी और हैं। चाइनीज से भी रीनेगोशिएट किया जा सकता है। आप कह रहे हैं कि रीनेगोशिएट करना चाहिए और हो सकता है। एसएम तनवीर साहब, आपको क्या लगता है, रीनेगोशिएट हो सकता है? क्योंकि लोगों को ये लगता है कि जो हम फंस गए हैं, हमारे हाथ पांव बंधे हुए हैं और हमने एग्रीमेंट्स कर लिए हैं, अब इसको दोबारा से रिव्यू करने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। बाकी इतनी ज़्यादा है कि कंटिन्यू करना बेहतर लगता है आपको? देखिए, मैं तैमूर साहब की बात को आगे लेके चलता हूँ, जिन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। जब हम 2 ट्रिलियन रुपए एक बंद प्लांट को दे रहे हैं तो हम चल कैसे सकते हैं? जब हमारी इंडस्ट्री बंद हो रही है, हमारी आम आवाम इसके अंदर पिस गई है, पूरा मुल्क एक सीवियर क्राइसिस में आ गया हुआ है, उस पर हम किन मुआहदों की बात कर रहे हैं? मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही है। और अगर आपने कोई ऐसे मुआहदे किए हुए हैं, उसका हम कहते हैं उसका फॉरेंसिक ऑडिट करवा लें। अगर उस मुआहदे में कोई गड़बड़ है, इस मुल्क में 4 स्टैंड के भी प्लांट लगे हुए हैं, इस मुल्क में 16 स्टैंड के भी प्लांट लगे हुए हैं। इस तरह से तो आम आवाम खत्म हो गई, इंडस्ट्री खत्म हो गई, आपको टैक्स नहीं मिलेगा। जैसे 18 बिलियन का ट्रिलियन का बजट की बात कर रहे हैं, जब इंडस्ट्री नहीं है तो टैक्स कहाँ से आएगा? तो ये मैटर इज एक्सट्रीमली सीरियस। इसको सबको मिल बैठ के इसका हल निकालना पड़ेगा। अब बातों का वक्त खत्म हो गया है, अब एक्शन का वक्त है। अगर आज भी एक्शन नहीं लेंगे तो हम टोटल दिवालिये की तरफ हमारा मुल्क जा रहा है। तो एक्शन पॉसिबल है आपके ख्याल में? आबिद सुरैरी साहब, दोनों मेहमान कह रहे हैं कि एक्शन लिए बगैर कोई ऑप्शन नहीं है। एक्शन क्यों नहीं लेते हम? एक बात जो डॉक्टर तैमूर कर रहे हैं ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो कह रहे हैं बहुत सारे आईपीपीज हैं जो तो पाकिस्तानी जो नेशनल है उनके हैं, तो क्या उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना ज़्यादा ज़रूरी है, आवाम की पॉकेट से उनको अमीर करना ज़्यादा ज़रूरी है? क्या कर रहे हैं हम? जी तंजीला, थोड़ा सा हमें तस्वीर के दोनों रूप देखने होंगे। एक तो इसमें अगर आप आईपीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आईपीपी वालों का ये कहना है कि ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप रेंट पे गाड़ी लेते हैं, और अगर आप रेंट पे गाड़ी लेके उसको अपने घर पे सामने पार्क कर दें, उसको ना चलाएं, तो जो रेंट कार वाला है उसका कसूर तो नहीं है कि आप उससे गाड़ी ले ली और उसको इस्तेमाल नहीं किया और आप कहें कि जी ये तो 4 दिन से यहाँ पे खड़ी थी, लिहाजा किस चीज़ का रेंट मैं दूँ, तो वो एक पेमेंट तो वो आपसे लेगा। तो ये आईपीपी वालों का मौक़िफ़ है और इसकी बुनियाद पे कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस जो हैं वो लिए जाते हैं। इसमें जो यहाँ पे फॉल्ट आता है वो ये है कि अगर पाकिस्तान में करेंसी रुपए है तो वो जो कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस है या वो जो टैरिफ डिसाइड हुआ है वो डॉलर्स में या सेंट्स में वो नहीं हो सकता, क्योंकि जो रुपया डेप्रिशिएट करता है उसी हिसाब से वो जो बिजली की कीमत है वो बढ़ती चली जाती है और उसी हिसाब से कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस भी बढ़ते चले जाते हैं। और जब आप इन दोनों चीज़ों के दरमियान में कोई मिडिल वे निकालने की कोशिश करें तो वो मिडिल वे ये निकलता है मेरे दानिश में कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं
यानी कि वो जो कीमत जो है वो डॉलर्स में जो फिक्स की हुई है, क्या उसको रुपयों में लेके आ सकते हैं, या डॉलर का रेट जो है जो भी फिक्स हुआ है क्या उसको कम करके ला सकते हैं। अगर हम ये कहें कि बिल्कुल हम कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस नहीं देंगे तो उसके दो रिपरकशंस है। पहला उसमें ये होगा कि फ्यूचर इन्वेस्टमेंट जिसकी हम बात करते हैं, जब इन्वेस्टर को ये पता है कि जी ये मुल्क तो ऐसा है यहाँ पे कि गवर्नमेंट जो है वो सॉवरेन गारंटी दे के बाद में उन मादों से फिर जाती है, तो आप फ्यूचर इन्वेस्टमेंट नहीं लेके आ सकेंगे। ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि वो पिछले मुआदे अच्छे थे या बुरे थे, मैं सिंपल ये कह रहा हूँ कि अगर मैं चाइनीज इन्वेस्टर हूँ या डोमेस्टिक इन्वेस्टर हूँ और मुझे आप 4, 5, 6 साल बाद कहते हैं कि नहीं जी आपसे रीनेगोशिएट करना है, तो जो फ्यूचर के जो इन्वेस्टर है उनको मैं ये मैसेज जा रहा होगा हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कि अगर आप भी यहाँ पे आते हैं तो जो भी आपको सॉवरेन गारंटीज हम दे रहे हैं या जो एक अश्योर्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का कह रहे हैं, कल को हम इससे मुकर भी सकते हैं, तो उस मुल्क में फिर आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो आना कम हो जाती है। अच्छा, दूसरी चीज इसमें चाइनीज के साथ जब बातचीत की जाती है, चाइनीज के साथ आप पब्लिकली शोर मचा के कोई उनसे फेवर नहीं ले सकते। सीपेक तो छोटा सा कंपोनेंट है, उनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जिसमें कि 80 से ज्यादा ममालिक में उनकी इन्वेस्टमेंट है। अब अगर वो तो आप कह रहे हैं कि इसके दो रुख देखने पड़ेंगे कि हमें क्या इसके ऊपर रिपरकशंस होंगे। लेकिन डॉक्टर साहब मैं आपकी बात को लेके जाऊंगी तैमूर रहमान साहब के पास। तैमूर साहब, जो ओवरऑल एक एनर्जी रिफॉर्म्स का एक एजेंडा है, और जाहिर है फिर हम सर्कुलर डेट की भी जब बात करते हैं तो उसमें भी सबसे जो बड़ा ट्रैप है जाहिर है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी के साथ ही जुड़ा हुआ मामला है। तो आपको लगता है कि रिफॉर्म्स की तरफ जाए बगैर हम इस प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं? पॉलिटिकल विल और कमिटमेंट के बगैर हम हल कर सकते हैं? बहुत सारे लोग, अब आपने देखा, कहना शुरू हो गए। मैं गौर एजाज साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सुन रही थी और छोड़ मुफ्ती तक की उस्मानी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी, कि अवाम की तरफ से कोई ऐसी डिमांड आए, ऐसी तहरीक हो कि हुकूमत ये फैसले करे। जी, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर मैं गाड़ी रेंट करूं और मैं उसको इस्तेमाल ना करूं तो मुझे रेंट तो उसका देना पड़ेगा, ये बात तो दुरुस्त है। मगर कहीं पर भी ये मुआहदा नहीं है कि ज़बरदस्ती मुझे गाड़ी रेंट पर लेनी ही है। आईपीपीज़ के साथ जो मुआहदा है वो ये नहीं है कि अगर मैं चीज़ इस्तेमाल करूं या ना करूं मुझे उसको पैसे देने हैं, मगर ये भी मुआहदा है कि मुझे उनको एक मुकर्रर रकम अदा करनी है, जो मर्जी हो जाए, और ज़बरदस्ती रकम अदा करनी है। यानी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि जिस तरह गाड़ी वाले से मैं अगर रेंट पे गाड़ी लेता हूं तो मैं नहीं, मेरा अगर मैंने नहीं इस्तेमाल करनी तो मैं नहीं लेता रेंट पे, मगर आईपीपीज़ के कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से ये कोई ऑप्शन नहीं है। तो लिहाजा ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं बनती। दूसरी बात ये कि शायद आपके गेस्ट इस बात से वाकिफ नहीं कि 2 दफ़ा पहले रीनेगोशिएट हो चुका है आईपीपीज़ के साथ। इनफैक्ट बल्कि ये भी कहना शायद गलत ना हो कि 3 दफ़ा नेगोशिएट हो चुका है। 98 के अंदर भी नवाज शरीफ हुकूमत ने नेगोशिएट किया था, उसके बाद 2015 में भी नेगोशिएट हुआ था, और इनफैक्ट जो पाकिस्तानी आईपीपीज़ हैं उनके साथ 145 रुपीज़ के रेट पे फिक्स रेट जो है वो तय हुआ है डॉलर के हिसाब से, यानी 145 रुपीज़ का डॉलर हम एक्सचेंज करेंगे उनके साथ। तो ये चीज़ें पहले नेगोशिएट हो चुकी हैं। अगर पहले नेगोशिएट हो चुकी हैं तो आज भी नेगोशिएट हो सकती हैं, ऐसी क्या बड़ी बात है। तीसरी बात है फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, और वो ये है कि जी सॉवरेन गारंटी दे के तो आप फिर मुकर गए हैं। सर बात यह है कि सॉवरेन गारंटी तो देनी ही नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं। सॉवरेन गारंटी किसी चीज के लिए भी नहीं देनी चाहिए। ये तो फ्री मार्केट के असूलों के खिलाफ है, ये तो मार्केट इकोनॉमी के असूलों के खिलाफ है, कंपटीशन के असूलों के खिलाफ है कि मैं आपको गारंटी कर दूंगा प्रॉफिट, आप आए और मैं टैक्सेस से पैसे पूरे करके आपका मुनाफा पूरा करूंगा। ये क्या बात हुई? आप मार्केट में आए, आप इन्वेस्ट करें, आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर आप उसमें से रिटर्न कमाएं। इस वक्त नंबर 1 रीजन पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट के अंदर जो ड्रॉप हो रहा है वो ये नहीं है इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बहुत कम है, उसकी मेन वजह ये है कि कॉस्ट ऑफ बिजनेस बहुत हाई है। भाई जहां पे 72 रुपए बिजली का रेट होगा वहां बाहर वाला इन्वेस्टर क्यों आएगा? वो तो बांग्लादेश चला जाएगा, वहां पे उसको रेट यहाँ वाले भी वैसे वो कैसे उसमें काम करेंगे, वो यहाँ वाले भी नहीं कर पा रहे। अच्छा, एक मैं ब्रेक ले लूं, आपने जो सवाल किया वो मैं डॉक्टर आबिद के पास भी लेके जाऊंगी, तनवीर साहब के पास भी। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी, स्टे ट्यून्ड। फ्रेम एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तनवीर साहब, जो हमने ज़ाहिर जब हम बिजली के या एनर्जी के सेक्टर में रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस पे बात हो रही है, मुतबादल ज़राए के ऊपर बात हो रही है, लेकिन हमने अभी सीपैक का जिक्र हुआ है तो हमने कुछ इंडस्ट्रियल जोन बनाने थे। हमने जो अपनी एनर्जी है इसकी, अगर हम ये समझ लें थोड़ी देर के लिए कि कैपेसिटी की पेमेंट से तो हमारी जान नहीं छूट सकती, लेकिन उस कैपेसिटी को यूटिलाइज कैसे करना है उसके ऊपर हमें कुछ पॉलिसी बना लेनी चाहिए थी। लेकिन हम तो कहीं पे भी कुछ भी परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। तो आपको लगता है कि अगर इन मुआहदों से जान नहीं छुड़ाई जा सकती तो कम से कम इन मुआहदों से होने वाले नुकसान को कम करने की कोशिश करनी चाहिए, या बस जान छुड़ाना ही आखिरी ऑप्शन है अब?
नहीं जी, देखें, जान तो छुड़ा देनी चाहिए, तो कोई अजाब आ गया हमारे मुल्क के ऊपर। बट इशू ये है कि ये प्लांट बंद पड़े हुए हैं। अगर हम इंडस्ट्री को प्रमोट करेंगे, आप इंडस्ट्री को चलाएंगे, तो जो 24 रुपए पर यूनिट जो आप कैपेसिटी चार्ज जो 2 ट्रिलियन रुपए है, वो 24 रुपए पर यूनिट बन रहा है। वो जो पे कर रहे हैं, वो नेपरा ने जो उसका अपना रेट बना के दिया है, वो 8 रुपए। अब जो इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्री ही आपकी बंद होती जा रही है कंटिन्यूसली। अगर आप इंडस्ट्री चलाते हैं, अब इंडस्ट्री कैसे चलेगी? पूरी दुनिया में, खास तौर पे जो रीजन में, जो पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, वियतनाम, इंडिया है, वहाँ पे 6 सेंट की बिजली है, और अब वो 4 सेंट के ऊपर नई रिसर्च करके और कम करना चाह रहे हैं। हमारे पाकिस्तान की इंडस्ट्री में हम कह रहे हैं कि हमारे को अगर आप 9 सेंट की भी बिजली दे दें तो हम सर्वाइव कर लेंगे, नहीं तो हमसे एक्सपोर्ट नहीं हो रही है, हमारे कारखाने बंद हो रहे हैं। तो ये तो गवर्नमेंट बंद फैक्ट्रियों को, आज भी हम कह रहे हैं कि $6 बिलियन, अगर आज बिजली का रेट सही हो जाए तो $6 बिलियन की हम टेक्सटाइल की सिर्फ एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। दूसरी एक्सपोर्ट तो उसके अलावा है, जो इंशाल्लाह उस पर भी बहुत काम हो रहा है, उसको बढ़ना चाहिए। अब फैसला गवर्नमेंट से हो नहीं सक रहा, जब डिसीजन नहीं हो रहा, क्योंकि मैं समझता हूँ आपसे 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 मैं ये भी पूछना चाह रही हूँ कि वजह क्या है, राइट फैसला वजह क्या है डिसीजन ना होने की? गवर्नमेंट क्यों नहीं फैसला कर रही है? जब एक प्लांट बंद पड़ा हुआ है, उसको आप पैसे दे रहे हैं, 2 ट्रिलियन रुपए, आपका बजट 18 ट्रिलियन का बजट है, 2 ट्रिलियन हम यहाँ पर दे रहे हैं। आपका आर्मी के बजट से, आपके डिफेंस के बजट से ज्यादा बड़ी रकम आप यहाँ पर देने जा रहे हैं। आप सोचें तो हो क्या रहा है इस मुल्क के साथ, और कोई आदमी इसकी आवाज नहीं उठाएगा तो कब तक बैठे रहेंगे? आम आवाम इस वक्त मर गई है, आम आवाम खत्म हो गई है। ठीक है, अब आबिद साहब ये तो जाहिर है बड़ा क्लियरली पॉलिसी नजर आती है ना कि आप अपनी जो टैक्स बेस है उसको बढ़ा नहीं पाते, लेकिन जो टैक्स नेट में लोग हैं उनके ऊपर आप ज्यादा टैक्सेस लगा के IMF से किए हुए मुआहदे पूरे कर लें। इसी तरह से IPPs के साथ जो आपने मुआहदे किए हैं वो भी आप इसी तरह से आम आदमी पे बोझ डाल के कर लें, क्योंकि आपको ये लगता है कि यहाँ कोई बोलेगा नहीं। ये भी एक पॉइंट ऑफ कंसर्न बन गया है कि जाहिर है लोगों से आप ज़बरदस्ती PTV का बिल भी ले लेते हैं, उसी बिजली के बिल में उसकी फीस भी लेते हैं, अगर आप देखते हैं या नहीं देखते, मतलब हर चीज़ की फीस आप लिए जा रहे हैं। तो ये तो बहुत ही कुछ जबर नहीं शुरू हो गया मौशी तौर पर? इतना रिग्रेसिव सिस्टम क्यों है? यकीनन इस सिस्टम के जो फॉल्ट्स हैं वो हाईलाइट होने चाहिए। सिर्फ यानी इस चीज में तो कोई डाउट नहीं कि टैक्स टू GDP रेशियो को इम्प्रूव करना है, लेकिन टैक्सेस किस तरह के लेने हैं, जो क्वालिटी ऑफ टैक्सेशन है उस पर यकीनन बात होनी चाहिए कि वो डायरेक्ट टैक्स हो, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस ना हो, लोगों की इनकम पे हो, ना के कंजम्पशन पे हो। और इस पे बातचीत हो भी रही है और मेरा ख्याल होती रहेगी। अगर मैं वापस आपके IPP वाले मौजू पे आता हूँ तो IPP में चाइना के साथ आप बैकडोर डिप्लोमेसी कर सकते हैं। चाइना के साथ अगर आप शोर में जाके पब्लिकली प्रोटेस्ट करके इसको रीनेगोशिएट करवाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होगा। मैं आपको पिछले सवाल के जवाब में बता रहा था कि चाइना की जो BRI में 80 से ज्यादा मुल्कों में जो इन्वेस्टमेंट है, चाइना कोई भी ऐसा प्रेसिडेंस क्रिएट नहीं करता किसी एक मुल्क में जो कि उसको बाकी के 70-75 मुल्कों में रेप्लिकेट करना पड़े। चाइना के साथ जो PTI हुकूमत में जब बातचीत करने की कोशिश की गई, उन्होंने एक बड़ा सिंपल सी लॉजिक आपके सामने रखी थी। उन्होंने कहा था कि जी हम इस पर बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले आप अपने डोमेस्टिक IPPs के साथ नेगोशिएट करें, और जो चीज़ आप डोमेस्टिक IPPs के साथ नेगोशिएट कर लेंगे वही फार्मूला जो है वो हम अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पास ले जाएंगे। तो इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान को जो करना चाहिए, जो इस वक्त हमारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, माशाल्लाह वो बड़े आपके पास मजबूत ग्रुप्स हैं, ऐसे ग्रुप्स नहीं कि आप उनके साथ रीनेगोशिएशन में जाएं तो वो खुदा न खास्ता कोलैप्स कर जाएंगे। उनके साथ जो टर्म्स हैं उनको डिस्कस करें, टैनर को डिस्कस करें, उसकी ड्यूरेशन को, रेट को डिस्कस करें, और अगर हम अपने मुल्क पे इसको करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर हम ये एक्सपेक्ट करना चाहिए। आप कह रहे हैं फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए। तनवीर साहब, आपको क्या लगता है क्या स्टेप हुकूमत अभी फौरी तौर पर ले सकती है? क्योंकि जाहिर है कुछ मुआहदों में तो हमने उसकी ड्यूरेशन भी इतनी लंबी लंबी है, बहुत सारे तो शायद एंड होने वाले हैं, लेकिन जाहिर है 25-25, 30-30 साल के मुआहदे हैं, तो क्या करे हुकूमत? आपकी आवाज नहीं आ रही तनवीर साहब, सॉरी, दोबारा बोलिए। जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहे हैं उनको ऐसे ना हो कि उनको भी वापस हम 10-10 साल के लिए वापस अलाइव कर दें, उनके साथ रीनिगोशिएट करें और उसे हम जान छोड़ाएं। बाकी जो चाइना के साथ प्लांट्स हैं
उसके साथ उनका जो डेट है वो चाइना से निगोशिएट करें, उसको बात करें कि उसको आप 30 साल में डिवाइड कर दें कि आपका यहाँ पर मसला हल हो जाए। गवर्नमेंट इस वक्त टेक एंड पे करे, जो आपका सस्ता तरीन जो बिजली घर जो बना रही है उससे खरीदे और उसको पैसे दे, यानी कि टेक एंड पे, ये ना करे कि जो बंद है उसको भी पैसे दे। उसका इनको सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। इमीडिएटली सोल्यूशन है, हमारे पास वक्त खत्म हो चुका है और टोटल इंडस्ट्री कोलैप्स हो चुकी है। तो जी सोल्यूशन यही है कि डॉक्टर तैमूर, गवर्नमेंट आपके ख्याल में क्या सोल्यूशन है? उसमें ये भी ऐड कर दीजिए कि एक बार बात का तकाजा होता है कि सच तो बोले ना, सच तो बता दें कि हमने ये गलत किया है, यानी कि दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि आप वहां से उसको करेक्शन शुरू करेंगे जहां पे आप मानेंगे कि ये गलत हुआ है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये कि अंग्रेजी की कहावत है, बर्ड इन द हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश, कि इस वक्त जो आपके पास सनत है और इंडस्ट्री है, पहले उसको बचाना आपका फ़र्ज़ है, बजाय इसके कि आप सोचें कि 10 साल बाद पता नहीं क्या होगा, 5 साल बाद इन्वेस्टमेंट आएगी कि नहीं आएगी। इस वक्त तो पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है। टैक्स टू जीडीपी रेशियो की बात हो रही है, 9% है हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो। ये बढ़ नहीं सकता अगर पूरी सनत कोलैप्स हो जाए, अगर इंडस्ट्री कोलैप्स हो जाए, टेक्सटाइल्स कोलैप्स हो जाए, जो कि हो गई है अब, क्योंकि बिजली इतनी महंगी है, सारे बंद कर रहे हैं, तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो तो प्लमिट करेगा। और बाय द वे, टैक्स टू जीडीपी रेशियो के बारे में बात हो रही, तो मैं वैसे ही आपको मेंशन कर दूं कि ये एवरेज है रीजन के अंदर। बांग्लादेश के अंदर 7% है टैक्स टू जीडीपी रेशियो। आईपीपीज ने तकरीबन 50 बिलियन रुपीस की इन्वेस्टमेंट की और उसके अंदर से उन्होंने 400 बिलियन का मुनाफा कमाया। अंदाजा करें, इतनी बड़े रिटर्न्स जो है वो किसी और सनत के अंदर नहीं मिलती। उन्होंने बहुत पैसा कमाया इससे। अब वक्त है कि आप उनसे कहें कि जी रीनेगोशिएट करें। और आखिर में ये कि आपको तो रास्ता सामने दे दिया है कि अगर चाइना आपको ये कह रहा है कि जी आप डोमेस्टिक आईपीपीज के साथ रीनेगोशिएट करके एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएं, उसी कॉन्ट्रैक्ट पे हम भी चलेंगे, तो लो, ये तो 75% ऑफ द प्रॉब्लम यहीं पे हल हो जाता है। फौरन से पहले इसको करना चाहिए, इस पे तो वेट एक सेकंड भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोकल आईपीपीज के साथ रीनेगोशिएट करना कोई बड़ा मसला नहीं। उनका ऑडिट करवाएं, उनको टैक्स डिपार्टमेंट वहां पे भेजें। पहले भी जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी, आपको पता होगा कि ये हुआ था, और 40 बिलियन रुपीस के इनफैक्ट वाजिबात निकले थे कि उन्होंने ओवर बिल किया था गवर्नमेंट को। तो दोबारा से करवाएं ऑडिट, आपको ओवर बिलिंग मिलेगी, उसके हिसाब से रीनेगोशिएट करें कॉन्ट्रैक्ट या उन पे लीगल लायबिलिटी वगैरह लगाएं। उसी नए कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पे चाइनीज के भी कहें कि देखें जी, ये लोकल इंडस्ट्री के साथ ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, आप भी इस पे आए, कितनी सारे मसले से आप बचेंगे। आखिर में सिर्फ एक बात और, पाकिस्तान का डिफेंस बजट है 2.12 ट्रिलियन रुपीस और पाकिस्तान का कैपेसिटी पेमेंट्स का आईपीपी बजट है 2 ट्रिलियन रुपीस। अब आप खुद अंदाजा करें कि आप कितने पैसे जो आईपीपीस को दे रहे हैं। खुदा का खौफ करें कि जरा अक्ल का नाखून, हाँ, और उससे जो आपका जो उसका इकोनॉमिक लैंडस्केप है आपके मुल्क का, वो भी बुरे तरीके से मुतासर हो रहा है। या तो ना कि आप इतनी पेमेंट करके फिर आप बिजली के आप बहाए जा रहे हैं और कहीं लोड शेडिंग नहीं है, लोग बेचारे लोड शेडिंग का शिकार भी हैं और ओवर बिलिंग भी हो रही है। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। जी, इस बात पर इत्तेफाक है मेहमानों का कि आईपीपीज के मुआहदों को हुकूमत को रीनेगोशिएट करना चाहिए, उसके बगैर उनके पास चारा नहीं है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे सरबराह फिल्डाट अहमद बिलाल महबूब साहब। स्टे ट्यून्ड। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात करेंगे कुछ सियासी और आईनी माहौल जो इस वक्त मुल्क में बना हुआ है और जिसके लिए टर्म इस्तेमाल की गई। ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से, वज़ीर दिफा की जानिब से कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन की तरफ मुल्क बढ़ रहा है। हमें ज्वाइन किया है अहमद बिलाल महबूब साहब ने, पिलडाट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब। सर, बाकी मुल्क में कोई आइनी बहरान और तसादुम इदारों के दरमियान इतना ज़्यादा आपको बढ़ता हुआ दिखाई देता है कि कोई मेल्ट डाउन होने का खदशा है अपनी जगह पर मौजूद? बहुत शुक्रिया। सच्ची बात यह है कि दिल तो नहीं चाहता कि यह बात कही जाए कि इस बात का इम्कान महसूस हो रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि हालात कुछ उस तरफ जा सकते हैं। अगर मज़ीद ख़राबी पैदा हुई तो उस तरफ हो सकता है हम चले जाएं। और मेल्ट डाउन का मतलब यही है ना कि वो इनिशियली हो सकता है इमरजेंसी हो और बाद में वो एक मार्शल लॉ की शक्ल हो। कॉन्स्टिट्यूशन मेल्ट डाउन तो यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेल्ट हो जाएगा और कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल नहीं रहेगा। लेकिन इसमें आपको जाहिर है जब आप एक सिनेरियो को डिस्कस कर रहे होते हैं तो आपको ये भी देखना होता है कि वजूहात क्या हैं और जिम्मेदारी किसकी तरफ ज़्यादा आप डालते हैं। आपको लगता है कि सारी ही सियासी जमातों की तरफ से ऐसे इकदाम किए गए कि मामला ज़्यादा गंभीर हो गया है, सारे इदारों ने अपना हिस्सा डाला है, या आप कहीं एक दो तरफ सिर्फ समझते हैं कि उधर ज़्यादा जिम्मेदारी डालनी चाहिए और वहाँ से कुछ स्टेप बैक होना चाहिए ताकि मामला ज़रा बेहतरी की तरफ जाए? देखिए, सियासतदानों की भी जिम्मेदारी है, बिल्कुल जिम्मेदारी है। वो इतने कॉम्पिटेंटली गवर्नेंस को चलाने की जिम्मेदारी जब वो हुकूमत में होते हैं तो उन्हीं की होती है। वो चीज़ों को ठीक गवर्न नहीं कर पाते
बड़े बड़े गंभीर और इंतहाई ख़तरनाक फैसले माजी में हुए हैं। मिसाल के तौर से ये इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स का ही मामला ले लीजिए। जी तो ये जो फैसला हुआ वो किस कदर गलत फैसला था और किसी एक हुकूमत ने किया, बार बार हुकूमतें करती चली गईं और मुल्क को इन्होंने जकड़ के रख दिया, बाकी हमारे माशी हालात को मफलूज कर दिया। तो वो ठीक है, लेकिन हकीकत ये भी है कि ये जिसके पास ज़्यादा पावर होती है जिम्मेदारी भी उसी की होती है। तो सियासतदान तो कभी भी सबसे ज़्यादा पावरफुल नहीं रहे, वो हमेशा दूसरी पावर्स के दस्तनगर रहे हैं या दूसरी पावर्स के डिक्टेशन में रहे हैं या कम से कम उनके इन्फ्लुएंस में रहे हैं। तो इसलिए उनके ऊपर दूसरे पावर्स पे जिम्मेदारी ज़्यादा है मैं समझता हूँ। लेकिन सियासतदानों पे भी है, सियासतदानों ने इस सूरत हाल को कबूल भी किया और फिर इन्हीं शराइत पे काम करने के लिए तैयार भी हुए, तो उनकी भी जिम्मेदारी है यकीनन। इसमें जाहिर है तो एक जो तासुर उभरता है वो ये भी है कि जो पार्लिमान है वो कमज़ोर हो गया है और वो फैसले जो पार्लिमान में होने चाहिए वो फैसले या तो अदालतों के हाथे में हो रहे हैं या फिर वो सड़कों पे होने का रवाज चल पड़ा है। तो आपको लगता है कि ये भी एक वजह रही है इस बहरान के गंभीर होने की? देखिए, पार्लिमान तो मुंतखब सियासतदानों का एक असम्बली है ना, तो अगर हमारे सियासतदान बहैसियत मजबूरी अपनी जिम्मेदारी को महसूस ना करें और फिर ये महसूस ना करें कि उन्हें अपने कुछ फ़राइज़ और इख्तियारात का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि हम हर साल बजट पास करते हैं और वो बजट इंतज़ामिया जब चाहे बाद में तब्दील कर दे अप्रूवल के, ये हमारे आइन के अंदर लिखा हुआ है। तो कभी भी किसी पार्लियामेंटेरियन ने इस पे एतराज़ नहीं किया। साल के आखिर में पैसे ज़्यादा खर्च हो जाते हैं, पैसों को एक हेड से दूसरे हेड में तब्दील कर दिया जाता है, लेकिन वो सप्लीमेंट्री बजट की फॉर्म में आता है और पास हो जाता है। किसी सियासतदान ने आज तक उसके ऊपर मुखालफत नहीं की, सवाल नहीं उठाया और ये नहीं कहा कि हमारा इस्तेहकाक मजरू हो रहा है। लेकिन अहमद बिलाल साहब, ये एक इसका और पहलू भी है और एक अवामी दबाव भी होता है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से वो अवामी दबाव सोशल मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा डिस्कस होता है और जैसे एक रवायती तौर पर एक अवाम की तरफ से दबाव होता है आइनी इदारों पे या निज़ाम पे, रियासत पे कि आप ये चीज़ें डिलीवर करें, वो उस तरह की कोई आपको कोई तहरीक नज़र आती है, नहीं आती है? उसकी कुछ वजूहात हैं? जी, अवाम के अंदर आपकी बात बिल्कुल सही है कि अवाम जिस तरह का दबाव उन्हें पॉलिसीज़ को तब्दील करने के बारे में और निज़ाम को बेहतर बनाने के बारे में करना चाहिए, वो नहीं होता। हमारी जो मेजॉरिटी है इलेक्टोरेट की, उसकी ज़्यादातर अपने मुंतखब नुमाइंदों से तवक्कुआत कुछ पर्सनल किस्म की होती हैं जी। और मैं उनको इल्ज़ाम भी नहीं देता क्योंकि हमारे यहाँ गवर्नेंस इतनी ख़राब है कि कोई जायज़ काम भी छोटा सा कराने के लिए अपने मुंतखब नुमाइंदे की मदद लेनी पड़ती है। तो मुंतखब नुमाइंदे बेचारे सारा दिन दफ्तर से एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर, तीसरे दफ्तर, ज़िला कोर्ट कचहरियाँ, थानेदार के पास। तो मुझे ये भी बताइए कि जो ज़ाहिर है जिस सियासी बहरान में हम खड़े हैं उसमें फिच की रिपोर्ट आपकी नज़र से गुजरी होगी। वो कह रहे हैं कि 18 महीने हुकूमत चलेगी। फिर मौलाना फजल रहमान साहब ने कह दिया कि PTI जो खैबर पख्तूनख्वा और बाकी असेंबलियों से इस्तीफे देने के लिए तैयार है। अगरचे PTI ने इसको डिनाई कर दिया, लेकिन ज़ाहिर है इस तरह की ब्रेकिंग न्यूज़ चल जाए और इस तरह की कोई रिपोर्ट कोई आलमी इदारा सामने रख दे तो गैर यकीनी की सूरत हाल तो बन जाती है। आपको भी लगता है कि इतनी ही गैर यकीनी की सूरत हाल है निज़ाम को देखते हुए? नहीं, मैं नहीं देखता कि निज़ाम के अंदर का 18 महीने के अंदर कुछ हो जाएगा। लेकिन देखिए, कोई भी आदमी जिसने हमारे माजी के हालात को देखा है, वो हमने देखा है कि दो नहीं तो 3 साल के बाद असम्बली के ऊपर बहुत बोझ आ जाता है, बहुत प्रेशर आ जाता है और फिर असम्बली डिसफंक्शनल होनी शुरू हो जाती है। असम्बली कायम भी रहे तो वज़ीर आज़म को तब्दील करने का प्रेशर आ जाता है। ये माजी में रहा है। ग़ालिबन इंटरनेशनल एजेंसीज़ भी इस चीज़ से वाकिफ़ हैं, तो उसकी बुनियाद पे वो बात कर रहे हैं कि 2 से 3 साल के अरसे में दबाव बढ़ जाता है हुकूमत के ऊपर, या तो हुकूमत बदल जाती है या असम्बली डिज़ोल्व हो जाती है। अब असम्बली डिज़ोल्व करना आसान नहीं रहा, तो अब हुकूमत की तब्दीली हो सकती है। लेकिन ये जो
टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट की आने की बात है, ये तो सिर्फ उसी सूरत में हो सकता है जब मार्शल लॉ लग जाए। तो गैर मुंतखब लोग आपको जा लगता है कि सियासी मामलात इतने उलझ चुके हैं और उसका हल क्योंकि सरदस्त किसी के पास नजर नहीं आता, तो क्या कहीं वाकई ये एक बहुत ही खतरनाक सा अंदेशा है, लेकिन ये अपनी जगह पर मौजूद है, इस इम्कान को आप रद्द नहीं करते? इम्कान को रद्द नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे पास हल मौजूद नहीं है, किसी के पास नहीं है। यही लोग जो हमारे मौजूद हैं इस वक्त इंतज़ामिया में, मुकदमा में, अदलिया में, ये ज़रा मेच्योरली, मज़ीद मेच्योरली चीज़ों को हैंडल करना शुरू कर दें और गैर ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू और गैर ज़िम्मेदाराना फ़ैसलों से परहेज़ करें और मुल्क के नाजुक सूरत हाल का इदराक करें, तो यही इन्हीं लोगों ने हल निकालना है। को बाहर आके कोई हल थोड़ी निकालेगा, और ये निकाल सकते हैं, माजी में भी इन्होंने कई दफ़ा निकाला है, तो अब भी निकाल सकते हैं। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब, आप कह रहे हैं कि हल निकल सकता है, लेकिन ज़ाहिर है सूरत हाल काफ़ी गंभीर है और जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स ने अपना अपना हिस्सा डाला और मज़ीद भी चीज़ें खराबी की तरफ जाती हुई दिखाई देती हैं। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही जी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।